बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी डिस्कस अबाउट होम्योस्टेसिस। ये चैप्टर बायोलॉजी का चैप्टर 15 का फर्स्ट टॉपिक है होम्योस्टेसिस। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचे। तो चलें पहले हम अपने चैप्टर टॉपिक की तरफ आते हैं। होम्योस्टेसिस बायोलॉजी और केमिस्ट्री में आप इस बात पे गौर करें, जो भी वर्ड्स होगा हर वर्ड अपना मीनिंग जाहिर करेगा। अगर कोई भी बायोलॉजी का वर्ड लें वो अपना खुद ब खुद मतलब बताएगा कि वो कहना क्या चाह रहा है। इसी तरह होम्योस्टेसिस, होमी और स्टेसिस दो वर्ड्स का मुरक्किब है, यानी कि दो वर्ड्स आपस में मिलकर एक वर्ड्स बना है जिसे होम्योस्टेसिस कहेंगे। होम्यो मीन्स होता है सेम और स्टेसिस मीन्स मेंटेनेंस, यानी कि किसी चीज़ को मेंटेन्स करना है एट इक्विलिब्रियम या एट अ फिक्स्ड पॉइंट के लिए। तो चले हम अपनी डेफिनेशन की तरह आते हैं। होम्योस्टेसिस डेफिनेशन में होगा प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मीन्स के इंटरनल बॉडी को हमने बचाना है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, एक्सटर्नल हार्म से। किसी भी एक्सटर्नल लाख खतरात जितने भी होते हैं उनसे हमने इंटरनल बॉडी को बचाना है। तो किस तरह बचाएंगे? हमारी बॉडी में मेंटेनेंस करने के लिए अल्लाह ताला ने पैदाइशी तौर पर इस तरह के बहुत से ऐसे अज्जा रखे हैं जो हमारी बॉडी को मेंटेनेंस करते हैं। जिस तरह गर्मियों में हमारी बॉडी को मेंटेनेंस करने के लिए स्वेट आता है, पसीना, जो कि हमारी बॉडी को कूलिंग करता है, हमारे टेम्परेचर नॉर्मल करता है। इसी तरह इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। एक्सप्लेनेशन में हर जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके ये नहीं कि उनका बॉडी टेम्परेचर सेम होता है, हर ऑर्गेनिज्म का बॉडी टेम्परेचर डिफरेंस होता है। मीन्स अगर हम इंसानों का लें तो हमारा बॉडी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है 37 हम लेते हैं, लेकिन ये 37 फिक्स नहीं होता, ये 36 होता है, 36 और 38 के राउंड अबाउट होता है, यानी कि 36 से लेकर 37 तक हो सकता है। तो इसके आगे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनका डिफरेंट बॉडी टेम्परेचर होता है, उनकी डिफरेंट इक्विलिब्रियम्स होते हैं। जो इसके मिसाल के तौर पर अगर पानी में रहने वाली कोई मखलूक़ात है तो उनका टेम्परेचर और होगा, खुश्की में रहने वाली और होगी। इसके आगे हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। ईच ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्ड इन एवोल्यूशनरी सिस्टम्स, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको अपने एवोल्यूशनरी सिस्टम के मुताबिक उनका बॉडी टेम्परेचर, उनकी बॉडी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंस होती हैं। हैज़ अ स्पेसिफिक इंटरनल एनवायरनमेंट एट अ वेरियस लेवल। वही बात दोबारा आ गई है कि भाई उनके बॉडी टेम्परेचर, उनकी बॉडी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंस होती हैं। आगे जो मेन पॉइंट्स है वो कंपोनेंट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, हमारे जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स हैं उनके कंपोनेंट्स चेंज होते रहते हैं। ज़रूरी नहीं कि भाई एक ही वक्त में एक जैसा मौसम रहे, हर डिफरेंट औकात में डिफरेंट मौसम रहते हैं, डिफरेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स होते हैं, डिफरेंट एक्सटर्नल फ्लक्चुएशंस होते हैं। मींस गर्मियों में बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में गर्मी ज़्यादा होती है, सर्दियों में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सर्दी ज़्यादा होती हैं। इसी तरह बार इस शरातुल अर्ज़ होते हैं, जैसे कीड़े मार दवायात, कीड़े मार मकोड़े वगैरह होते हैं जो कि हमारी बॉडी के नुकसान होते हैं। इसी तरह उनको महफूज करने के लिए इंसान ने खुद अपनी बॉडी को एग्जिस्ट करना होता है। किस तरह? गर्मियों में हमारी बॉडी में जब टेम्परेचर हाई होता है तो टेम्परेचर को मेंटेन्स करने के लिए स्वेट आता है, यानी कि बॉडी को कूलिंग करने के लिए स्वेट। इसी तरह साल्ट एंड वाटर को भी मेंटेन्स किया जा सकता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। होम्योस्टेसिस का एवोल्यूशनरी प्रोसेस क्या होता है? होम्योस्टेसिस इज अ सेंट्रल रिक्वायरमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रहने के लिए होम्योस्टेसिस का बेहतरीन एक अहम किरदार होता है। होम्योस्टेसिस एक अहम रोल प्ले करता है। मिसाल के तौर पर अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो गया एज़ कम्पेयर टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या एज़ कम्पेयर टू द इंटरनल एनवायरनमेंट, तो हमारे जितने भी एंजाइम्स हो गए वो डीनेचुरेट हो गए। जब वो डीनेचुरेट हो गए तो हमारे बॉडी के जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो स्टॉपेड हो गए। जब हमारे बॉडी के रिएक्शंस रुक जाएँ तो हमारी बॉडी रुक जाएगी, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। जब वो ग्रोथ रुक जाएगी तो हमारी बॉडी डीनेचुरेट हो जाएगी, तो यानी कि हमारी डेथ की तरफ जाएगी। इसके आगे हम आते हैं होम्योस्टेसिस के कंपोनेंट्स। मेंस कंपोनेंट होम्योस्टेसिस, इसमें तीन कंपोनेंट्स होते हैं, एक टेम्परेचर, साल्ट्स एंड वाटर और थर्ड एक्सक्रीशन। टेम्परेचर को मेंटेन करने के प्रोसेस को हम कहते हैं थर्मोरेगुलेशन, यानी कि मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर विद इन अ नैरो रेंज या टॉलरेबल रेंज।
और मेन मिसाल के तौर पर हमारे ह्यूमन बॉडी होता है टेम्परेचर 36.7 से लेकर 38.1 सेल्सियस स्केल्स, यानी कि हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो इसमें रहता है। इसमें अगर ज़्यादा होगा, बाहर इन्वायरमेंट ज़्यादा होगा, तो हमारी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट पर प्रोड्यूस करके हम अपनी बॉडी को नॉर्मल पोजीशन में ले आएंगे। अगर बाहर का टेम्परेचर लो है, जिस तरह सर्दी में ले होता है, तो हम खुद अपनी जैकेट्स वगैरह इस तरह हार्ड चीज़ को ऐसे इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन्स रह सके। इसके आगे जो सेकंड कंपोनेंट है वो साल्ट एंड वाटर है। बॉडी को मेंटेन करने के लिए साल्ट और वाटर का बहुत अहम किरदार अदा होता है। जिस तरह इस प्रोसेस को, साल्ट्स और वाटर के मेंटेनेंस के प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, यानी कि मेंटेनेंस ऑफ साल्ट्स एंड वाटर in the internal bodies of a humans of other organisms is called osmoregulation. Osmo means osmoregulations कहते हैं। osmo means होता है salts and water, regulation means maintenance। जिस तरह हमारे बॉडी स्वेट प्रोड्यूस होता है, स्वेट बेसिकली वाटर और सॉल्ट का मिक्सचर होता है। वह स्वेट में जो वो बॉडी को कूलिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर रहा होता है, और इसके साथ साथ बॉडी को में से जो एक्सक्रीशन प्रोसेस हो वो भी रिमूव हो रहा है। उसमें स्वेट होता है, वो बेसिकली सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर होता है जो कि हमारी बॉडी रिमूव कर रही होती है एज इन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। थर्ड जो कंपोनेंट है वो एक्सक्रीशन, यानी कि रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट एज पार्टिकुलर नाइट्रोजीनियस वेस्ट। हमारी बॉडी में बहुत से ऐसे वाइटामिन, ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनको हमारी बॉडी में रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। नाइट्रोजीनियस वेस्ट, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड्स, इनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये हमारी बॉडी में एक्सेस अमाउंट में रहें, यूरिया, अमोनिया हो गया और इसके बाद नाइट्रोजन्स हो गए, इनको हमारी बॉडी से रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये हमारी बॉडी में रहे तो ये हमारी बॉडी के लिए नुकसानदह हो सकते हैं, इसलिए इनको, इसके आगे यूरिक एसिड भी होता है जो कि भी रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है, और ये हमारी बॉडी के लिए नुकसानदह होता है। इस जो टॉपिक्स हमने किया है होम्योस्टेसिस, इस टॉपिक में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और जो ज़्यादा पूछे जाते हैं वो या तो पूछा जाता है डिफाइन होम्योस्टेसिस एंड इट्स इम्पोर्टेंस। इसमें आपने होम्योस्टेसिस लिखना और इसकी इंपॉर्टेंस लिखने का हमारे होम्योस्टेसिस बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी होता है। और सेकंड जो ज़्यादा पूछा जाता है वो उसके कंपोनेंट्स पूछे जाते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस विच इज़ टेम्परेचर, साल्ट्स एंड वाटर एंड एक्सक्रीशन। और थर्ड जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो थर्मो रेगुलेशन और ऑस्मो रेगुलेशन, जो बेसिकली कंपोनेंट्स में ही आ जाते हैं। तो इंशाल्लाह इसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, आगे चैप्टर 15 का सेकंड टॉपिक। तो इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।